तो बच्चों इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका डिटेल डिस्कशन हो चुका है, वीडियो अपलोड भी कर दिया है मैंने। और आज का क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction, and I will discuss in detail about double displacement reaction. Double displacement reaction. आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहना है वीडियो देखते वक्त, और साथ ही में जितने भी एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूंगा उनसे रिलेटेड इक्वेशंस यू मस्ट राइट प्रॉपरली। और जितने रिएक्शन डिस्कस किए जाएंगे वहां आप कलर चेंज, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट का कलर कैसा है, इन सब का इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे गए हैं जिनमें कलर चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दे के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, आज हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक और टर्म है, दैट इज डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो आप ये दोनों टाइप को नोट डाउन कर लो और इन्हीं के बारे में पूरा डिस्कशन है आज। अब इन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसको आपको लर्न करना है। अगर आप ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल लर्न कर लेते हो देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्लास 10 लेवल में 10 का जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज दिया गया है, जहां द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटाशियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज गोल्ड, और वहां एक नॉन मेटल भी है, याद रखना आप, वो नॉन मेटल है हाइड्रोजन। तो मैं अगर बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, आपको ये टर्म से पता चल जाएगा क्या होता है इस रिएक्शन में। सो व्हाट हैपेंस हियर, आप एग्जांपल को देखो फिर मैं डेफिनेशन समझा दूंगा आपको। होता क्या, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल से हुआ क्या, वन एलिमेंट, आयरन एक एलिमेंट है, टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, कॉपर एक एलिमेंट है, लेकिन कॉपर पार्ट है किसका, कॉपर सल्फेट का, which is a compound. So during displacement reaction what happens, one element takes the place of another element in a compound. One element takes the place of another element in a compound. Such reactions are called displacement reaction. यहाँ element है zinc, it is taking place of which element, if I ask you, it is taking place of hydrogen in sulfuric acid. So you can note down the definition, those chemical reactions in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reaction. और दो एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया गया है स्पेशली आपको कंफर्टेबल करने के लिए इन दो मेन पॉइंट से रिलेटेड। ओके, तो अगर आप ये दो पॉइंट ठीक से समझ जाते हो देन आपका ये टॉपिक मुट्ठी में रहेगा, आपको कोई ज्यादा टेंशन होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको क्या जानना है, आपको इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं, इक्वेशन राइटिंग का पैटर्न समझना है, बैलेंसिंग आपको आना चाहिए, और अगर आप थोड़ा और फोकस करो तो मीनिंगफुल, मोर इंफॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन लिखने का जो तरीका है उसको ठीक से गो थ्रू कर लो। अभी आज की क्लास के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने के लिए इन दोनों पॉइंट को समझना ही होगा। पॉइंट वन यहां पे गिवन है, अ मोर रिएक्टिव मेटल, नोट डाउन कर लो अच्छा से, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मोर रिएक्टिव मेटल दिमाग में सेट करना है,
a more reactive metal displaces a less reactive metal from the salt solution of less reactive metal. तो आयरन और कॉपर में आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो, यहाँ पे आयरन और कॉपर, आयरन यहाँ पे, कॉपर यहाँ पे, जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आते हो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. सो आयरन और कॉपर में इफ आई आस्क व्हिच इज मोर रिएक्टिव मेटल, तो आंसर है आयरन. तो यहां क्या बोला गया है, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. सो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, विल फॉर्म व्हाट, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर. Zinc can displace hydrogen from dilute sulfuric acid, can form zinc sulfate solution, and which gas, hydrogen gas. तो ये दोनों हेडलाइन से रिलेटेड एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट वन, a more reactive metal displaces a less reactive metal from the salt solution of less reactive metal. And second one, metals above hydrogen in the reactivity series. Metals above hydrogen in the reactivity series react with dilute acid. क्लास 10 लेवल में दो डाइल्यूट एसिड या दो एसिड का फॉर्मूला आपको जानना ही है. वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, और यहां ब्रैकेट में AQ लिखेंगे हम लोग. यहां एसिड किस फॉर्म में यूज हो रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म में. सो क्या दिया हुआ पॉइंट में, जो ऐसा मेटल जो किसके ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के ऊपर. those metals which are present above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acid and they can also displace hydrogen from water. तो वाटर वाला चैप्टर 1 में डिस्कशन नहीं किया गया, मेटल से नॉन मेटल्स चैप्टर में है, वहां बात करेंगे. फिर भी मैं एग्जांपल आपको दूंगा उस पॉइंट से रिलेटेड भी. अभी फोकस करते हैं इसी पॉइंट पे. metals above hydrogen in the reactivity series react with dilute acid. दो टाइप का एसिड का डिस्कशन ज्यादा है क्लास 10 में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड दीज मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. अब कौन सा मेटल, ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर है. अब इस यहां पे हम लोगों ने बात किया अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल. अगर मैं आपको एक ऐसा इक्वेशन देता हूं जहां पे कॉपर और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाना है हम लोग को, तो यहां क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्या कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा, तो उसका आंसर है नहीं. क्यों, कॉपर और जिंक में विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन एक कम रिएक्टिव मेटल जिंक और कॉपर में कौन सा लेस रिएक्टिव है, कॉपर. अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल. सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं कि कॉपर अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, कॉपर अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, रिएक्शन यहां पर भी नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बात किया था those metals which are present above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acid. तो क्या कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, तो इसका आंसर है नहीं कर पाएगा. क्यों, कॉपर का रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन क्या है, बिलो हाइड्रोजन. ओके, सो दोज मेटल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन cannot displace hydrogen from dilute acid. तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन करना है अच्छा से. रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको लर्न नहीं है तो लर्न कर लो, क्लास 10 में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड. तो दोनों पॉइंट नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स. तो पहले मैं इसी हेडलाइन वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं. कौन सा हेडलाइन, क्या है, याद कर लो इसको. अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल. अब एग्जांपल यहां देखो आप, आयरन को डीप किया गया, इमर्स किया गया किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. आप आयरन का नेल्स ले सकते हो, यहां पे आयरन का ब्लेड लिया गया है. आयरन को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स करते हो, डीप करते हो, देन
आयरन और कॉपर में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव मेटल? अगर मैं आपको पूछता हूं रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने याद किया है तो आयरन और कॉपर में विच इज मोर रिएक्टिव मेटल? आयरन। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। आयरन का कलर क्या आप जानते हो? आयरन का कलर ज्यादातर दिमाग में बच्चे के आते हैं कि आयरन ब्राउन कलर का, वो तो रस्टेड होता है, लेकिन आयरन आयरन प्योर फॉर्म में कैसा मेटल दिखता है? ग्रे मेटल। सो आयरन डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यू विल गेट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ग्रीन है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, आपने आयरन नेल या आयरन का ब्लेड इसमें डाल के छोड़ दिया, धीरे धीरे कलर चेंज हो जाएगा। ब्लू कलर सॉल्यूशन ग्रीन क्यों हो गया? क्योंकि ब्लू कलर था बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट, और ग्रीन कलर होने के पीछे रीजन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन 2 सल्फेट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और जो भी आप आयरन नेल या ब्लेड इसमें इमर्ज करके छोड़ोगे, सॉल्यूशन का कलर तो चेंज हुआ और ये ब्लेड या आयरन का नेल का कलर भी चेंज हो जाएगा, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा। अब किसका लेयर आएगा? जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है। कौन सा मेटल डिस्प्लेस हुआ है? कॉपर। कहां से? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। सो ऑन दिस आयरन ब्लेड अ लेयर ऑफ मेटल विल बी डिपोजिटेड, जिसके वजह से ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रीजन क्या है रेडिश ब्राउन होने के पीछे? कॉपर का कलर, कॉपर मेटल का कलर कैसा है? रेडिश ब्राउन। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन। सो when iron is dipped in blue copper sulfate solution, light green solution of ferrous sulfate is formed. Light green solution of ferrous sulfate is formed and the iron nails become brownish in color. क्यों? आयरन नेल जो डीप करेंगे, जो इनिशियली ग्रे कलर की थी, that turns reddish brown. और ये क्यों हुआ? Because of deposition of copper on the iron nails, and this is displacement reaction. What type of reaction it is? डिस्प्लेसमेंट। क्यों डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, किससे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। सो वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। सो एग्जांपल नोट डाउन करना आपको। स्टेटमेंट अगर आप बाद में नोट डाउन करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको इक्वेशन पे फोकस करना है, बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। और कलर चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आज के क्लास में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी कलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा उसको अच्छा से आपको मेमोराइज करना है, नोट डाउन करना है। सो आई डिस्कस्ड फर्स्ट एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला एग्जांपल यहाँ पे। व्हाट हैपेंस व्हेन आयरन इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रेजुअली टर्न्स ग्रीन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ferrous sulfate solution, and gray colored iron turns reddish brown because of the deposition of copper on iron. Okay, so I hope you have understood. Now focus on second example. Second example, वापस वही हेडिंग चल रहा है हम लोग का। more reactive metal displaces a less reactive metal from the salt solution of less reactive metal. यहां हम लोग बात करें लेड मेटल का। लेड मेटल दिखने में सिल्वरी मेटल है और कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। लेड और कॉपर में, अब मैंने बार बार आपको बोला रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न कर लेना। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपने लर्न कर लिया ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेड और कॉपर में विच इज मोर रिएक्टिव? तो रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलता है लेड इज मोर रिएक्टिव। सो क्या लेड कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, कर पाएगा, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेस करने से ये ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन का क्या होगा? इट टर्न्स कलरलेस, क्योंकि लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन जो है क्लियर सॉल्यूशन, क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन लेड इज डिप्ड इन कॉपर क्लोराइड? यू विल गेट कलरलेस लेड क्लोराइड सॉल्यूशन। और लेड मेटल जो कि सिल्वरी दिख रहा था वो रेडिश ब्राउन दिखने लग जाएगा बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन। तो हुआ क्या यहाँ पे? लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, किससे? कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन से। कलर चेंज क्या हुआ? ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और लेड के ऊपर किसका डिपोजिशन होगा? कॉपर मेटल का, इसलिए कलर कैसा हो जाएगा?
reddish brown. I hope you have understood this example. What happened? Lead displaces copper from copper chloride solution and forms lead to chloride solution and copper. मैं आपको एक अच्छा एडवाइस देता हूं, जब भी ये सब मेटल इन्वॉल्व हो, लेड, कॉपर, आयरन, जिनका मल्टीपल वैलेंसीज है, तो उनका कंपाउंड का नाम आप वैलेंसी के साथ लर्न करो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ CuCl2 में कॉपर का वैलेंसी 2 है, सो कॉपर 2 क्लोराइड, और PbCl2 में लेड का वैलेंसी 2 यूज किया गया, सो लेड 2 क्लोराइड सॉल्यूशन। कलर चेंज फोकस ज्यादा करना है और इक्वेशन नोट डाउन करना है, कलर चेंज का इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना है। आई हैव डिस्कस 2 एग्जाम्पल, सो आई एम मूविंग ऑन। थर्ड एग्जाम्पल में कॉपर, जिसका कलर, कॉपर का कलर कैसा? कॉपर का कलर है रेडिश ब्राउन। कॉपर मेटल को इस बार हम लोग इमर्ज डीप करेंगे, किसमें? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कलरलेस सॉल्यूशन। अब कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, याद रखना अपना। कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन का कलर क्या है? ब्लू कलर। तो यहां कॉपर और सिल्वर में विच इज मोर रिएक्टिव? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, so copper will be able to displace what? Copper will be able to displace silver and will form copper 2 chloride। मैंने आपको बोला था कॉपर, आयरन, लेड, इनका वैलेंसी के साथ लर्न करोगे, फायदा में रहोगे, क्योंकि गलती से आपने कॉपर नाइट्रेट का वैलेंसी, कॉपर का वैलेंसी अगर यूज किया तो फॉर्मूला हो जाएगा CuNO3, लेकिन यहाँ कॉपर का वैलेंसी 2 है, तो क्या होगा? CuNO3 होल ट्वाइस और साथ में सिल्वर। तो यहाँ रेडिश ब्राउन मेटल के ऊपर सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि सिल्वर ही है, और ये कलरलेस सॉल्यूशन धीरे धीरे ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होने लग जाएगा। ये कलरलेस सॉल्यूशन ब्लू कलर क्यों हो गया? पहले सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था और अब कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? कॉपर ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया। कहां से? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। One element takes the place of another element in a compound, then the reaction is called displacement reaction. Note down the equation. मैंने बार बार बोला है, focus on that color change part. Now another example, लेकिन यहां पे अब हम लोग का हेडलाइन चेंज हो गया, ठीक है? एसिड वाला नहीं हुआ। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल। लेकिन अब तक हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया? A more reactive metal displaces a less reactive metal from the salt solution of less reactive metal। 3 एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया है। नाउ फोर्थ एग्जांपल, यहां जिंक मेटल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक और कॉपर में विच इज मोर रिएक्टिव? जिंक और कॉपर में विच इज मोर रिएक्टिव? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से? तो इसका आंसर हम लोग को पता है, ये पॉसिबल है। क्यों? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर हम Cu प्लस ZnSO4 AQ इस तरह से मैं अगर आपको इक्वेशन देता हूं और प्रोडक्ट के बारे में पूछता हूं, देन आपको ये पता होना होगा कॉपर और जिंक में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, देयर विल बी नो रिएक्शन। बट जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो यहां कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर्ड है। जिंक थोड़ा सिल्वरी ग्रे टाइप मेटल है, वैसे सिल्वरी है लेकिन कुछ दिन लैब में रखने के बाद ग्रेस दिखाई देने लग जाता है। सो जिंक मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड होने लग जाएगा और ब्लू कलर सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में कौन सा मेटल? कॉपर मेटल। कॉपर मेटल का कलर हम लोग जानते हैं, कॉपर मेटल रेडिश ब्राउन मेटल। कैसा मेटल है? रेडिश ब्राउन मेटल। ओके, सो एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक ने एक कम रिएक्टिव मेटल जो कि कॉपर को डिस्प्लेस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से और फॉर्म क्या किया? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
ब्लू कलर सॉल्यूशन धीरे धीरे फेड हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन में, और ये जो जिंक मेटल है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन लेयर आ जाएगा, किसका? कॉपर का। सो 4 एग्जाम्पल आई हैव डिस्कस्ड, चारों एग्जाम्पल का इक्वेशन को एक बार आप देख लो, कलर चेंज पे फोकस करो और दिमाग को चलाते रहना होगा। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, समटाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, समटाइम्स इन टर्म्स ऑफ A B C D X Y Z कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल्स, लेकिन आज बेसिक्स क्लियर कर लो आप, और उनमें रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, जैसे X plus YSO4 gives XSO4 plus Y। तो ये इक्वेशन देख के क्या आप बता सकते हो विच इज मोर रिएक्टिव मेटल? अगर X और Y को मेटल मान लेते हैं हम लोग, तो आप कमेंट में बताना कि X और Y को अगर मेटल मान लेते हैं हम लोग विच इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो इस पैटर्न के थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये बेसिक मैंने बताया है, ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है रिएक्टिविटी के बारे में। सो आई हैव डिस्कस्ड 4 एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोगों ने जो बात किया वो हेडलाइन क्या था, याद कर लो एक बार। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। और अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। याद किया होगा आपने, रिएक्टिविटी सीरीज नोट डाउन भी किया होगा, अगर नहीं किया है वीडियो का स्टार्टिंग में जाके आप रिएक्टिविटी सीरीज नोट डाउन कर लो, उसको मेमोराइज कर लो। ओके, सो मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस व्हाट? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, डाइल्यूट एसिड। सो मेटल्स अबव हाइड्रोजन, एग्जांपल डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो और मैग्नीशियम का पोजीशन आपको हाइड्रोजन के ऊपर मिलेगा, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। सो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और कौन सा गैस बबल्स का फॉर्म में यहां से निकलने लग जाएगा। कौन सा गैस? दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, सो मैं बात कर रहा हूं मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। अगर मेटल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को मेटल का क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और अगर मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को मेटल सल्फेट क्या मिलने वाला है? मेटल सल्फेट सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। और ये टाइप के रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होते हैं, इन रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होता है। सो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे, फोकस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सो मैग्नीशियम ने किसको डिस्प्लेस किया? मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। दिस इज एन एग्जांपल, और मैं कहूंगा आप ये पार्ट नोट डाउन कर लो। अगर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो याद रखना सॉल्ट मेटल का क्लोराइड मिलेगा, और अगर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट मेटल का सल्फेट मिलेगा। कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है? हाइड्रोजन गैस, बबल्स का फॉर्म में फॉर्म होगा। और किसी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जानने के लिए हम लोग एक सिंपल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आपको याद होगा किसी टेस्ट ट्यूब से अगर हाइड्रोजन गैस, किसी टेस्ट ट्यूब में बिकॉज ऑफ रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, आप टेस्ट ट्यूब का माउथ को थंब से क्लोज कर लो, आप थोड़ा देर में प्रेशर फील करोगे, हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट हो चुका है। फिर आप लेके आओ बर्निंग स्प्लिंटर, और हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ एक्सप्लोजन प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। प्रोड्यूसिंग व्हाट काइंड ऑफ साउंड? पॉप साउंड। एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले, अपलोड करने से पहले इसका पॉप साउंड जरूर सुनाऊंगा मैं आपको। सो आपको क्या करना है? इक्वेशंस अच्छा से नोट डाउन करना है, और कलर चेंज का कोई बात यहाँ पर नहीं है तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन
ये वाला पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, दिमाग में सेट रखो, बहुत काम आने वाला आपके। सो आई डिस्कस द एग्जांपल, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अगर मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मैग्नीशियम को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको आइडिया दिया है प्रोडक्ट क्या होगा, आप इक्वेशन अच्छा से लिखो इसका और मुझे कमेंट में बताओ कि प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, मैग्नीशियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ सेकेंड एग्जांपल ऑफ दिस हेडिंग, जहां मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। और एक और एग्जांपल, और आपको अगर ठीक से याद होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज एग्जांपल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज एग्जांपल्स। कहां, एक्टिविटी याद है, एक्टिविटी 1.3, ओके, चैप्टर 1 का एक्टिविटी 1.3। सो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्टिविटी है। जिंक मेटल, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक डिस्प्लेसेस व्हाट, हाइड्रोजन, क्योंकि आप जानते हो those metals which are present above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from dilute acid. So zinc ने किसको डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, will form what, zinc sulfate solution and which gas, हाइड्रोजन गैस। मैंने बोला था आपको these reactions are exothermic reaction। सिमिलरली अगर जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब ये सी चीजों का नॉलेज, फॉर्मूला राइटिंग का नॉलेज, इसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है, आप उनको गो थ्रू करो। फॉर्मूला राइटिंग में एक्सपर्ट अगर आप होते हो, कुछ फॉर्मूला आपको मेमोराइज भी करना है, इन सब का अगर आपको आइडिया होता है तो इक्वेशन राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और इसके बाद टास्क बच जाता है बैलेंसिंग, जो कि आपको प्रैक्टिस करना होगा क्लास 10 में। सो जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन एंड व्हिच गैस, हाइड्रोजन गैस, along with liberation of energy in the form of heat, and these reactions are exothermic reaction। कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हेडलाइन पे ध्यान देना है, इक्वेशन तो आप बहुत फॉर्म कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर पूछता हूं यहाँ पे, what happens when potassium metal reacts with dilute hydrochloric acid। आप आराम से प्रोडक्ट गेस कर सकते हो अगर आपने क्लास पे थोड़ा ध्यान दिया है। इससे पहले वाला स्लाइड में मैंने बताया था कि मेटल अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट क्या मिलेगा, सॉल्ट मेटल का क्लोराइड, और पोटाशियम क्लोराइड जहां आपको मिलने वाला सॉल्यूशन फॉर्म में बबल्स निकलेगा, कौन सा गैस का, हाइड्रोजन गैस का। एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये हाईली एक्सोथर्मिक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पोटाशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, पोटाशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, सो आप इक्वेशंस नोट डाउन करते रहो, एग्जांपल्स आपको नोट डाउन करना है और थोड़ा बहुत याद करते रहना है। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 1.9, और अगर आपने सभी वीडियो देखा है तो मैं 1.8 तक डिस्कशन कर चुका हूं। आज बात करेंगे एक्टिविटी 1.9, एक सिंपल एक्टिविटी जिसमें आयरन नेल्स को हम लोग डीप करने वाले हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इस एक्टिविटी के लिए आपको आयरन का जो नेल्स है 3 ठो चाहिए, 3 आयरन नेल। आप बोलोगे यहां तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, तीसरा कहां पे है, तीसरा आयरन नेल फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए रखा गया है। और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब में। आप बोलेगे एक्सपेरिमेंट तो मैं एक ही टेस्ट ट्यूब से करने वाला हूं, एक से रिएक्शन हो जाएगा, फिर 2 टेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो। एक को हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे और एक टेस्ट ट्यूब को साइड में रख देंगे फॉर कंपैरिजन। तो क्या किया हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और 3 आयरन के नेल्स ले रहे हैं। ओके, आयरन का नेल, आयरन का कलर के बारे में मैंने बताया था, कैसा कलर, आयरन का कलर ग्रे कलर्ड, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर्ड। तो 2 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब जो लिया था उसमें से एक को साइड में रखा है और 3 आयरन का नेल में से एक आयरन नेल को साइड में रखा है जो बाद में कंपैरिजन के काम आएगा।
एंड 3 में से 2 आयरन नेल को एक थ्रेड से टाई करके इमर्ज कर देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। और हम लोग जानते हैं कि आयरन को अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्ज करके छोड़ेंगे तो आयरन तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कहां से? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। क्या फॉर्म करेगा? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जानो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एक्सप्लेन करना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन। ओके, तो ब्लू सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? ब्लू सॉल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन हो जाएगा। तो कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब साइड में रखा था, तो ये ग्रीन हो चुका है। किसी को बताना होगा पहले कैसा था? पहले ब्लू था और बाद में ग्रीन हो गया। और ये ब्लू सॉल्यूशन ग्रीन होने के पीछे रीजन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें? फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा? ब्लू। और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ग्रीन। आयरन का कलर ग्रे, और उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा कौन सा मेटल का? कॉपर। और कॉपर का कलर बता चुका हूं मैं आज बहुत बार, कॉपर का कलर, कॉपर मेटल का कलर कैसा है? इट इज रेडिश ब्राउन। कलर ऑफ कॉपर मेटल इज रेडिश ब्राउन। So activity 1.9 is related to what? Displacement reaction, where iron displaces copper from copper sulfate solution and a reddish brown layer of copper is deposited on iron. So I hope you've understood this activity. टेक्स्ट से भी एक बार रीड कर लेना, और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा धीरे धीरे। So I discussed till displacement reaction। आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अब तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, 2 मिनट 3 मिनट टाइम लो, 5 मिनट टाइम ले सकते हो, उन एग्जाम्पल्स को एक बार देख लो, और फिर मैं डिस्कस करने वाला हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में इन डिटेल। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इन रिएक्शन का नाम ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो आप देखोगे यहां पे लेड के साथ कौन सा आयन है? नाइट्रेट आयन। पोटाशियम के साथ कौन सा आयन है? आयोडाइड आयन। लेड 2 positive, nitrate negative, here potassium positive, iodide negative। तो यहां हुआ क्या? लेड ने पोटाशियम को डिस्प्लेस किया, पोटाशियम ने लेड को डिस्प्लेस किया। या फिर आप बोल सकते हो यहां ये रिएक्शन जब होता है तो एक्सचेंज हो जाता है, 2 कंपाउंड रिएक्ट करेगा और दोनों कंपाउंड का या तो आयन्स या फिर एटॉम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटॉम्स एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज हो रहा है, देखो यहां पे लेड और पोटाशियम के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, और नाइट्रेट और आयोडाइड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। thereby it is called what? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस प्रोसेस में लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन हो गया, पोटाशियम आयोडाइड का भी ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए इसको बोलेगा हम लोग डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि लेड का पार्टनर कौन था? नाइट्रेट। पोटाशियम का पार्टनर कौन था? आयोडाइड। लुक एट द रिएक्शन। लेड का पार्टनर कौन बन गया? आयोडाइड। पोटाशियम का पार्टनर कौन बन गया? नाइट्रेट। सो ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन होता कब है? जब 2 कंपाउंड रिएक्ट करेगा और वो रिएक्ट करते वक्त अपना आयन्स को या फिर अपना एटॉम्स को या फिर अपना ग्रुप ऑफ एटॉम्स को अगर एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट बनाता है, देन क्या बोलेंगे हम लोग? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction। So the reactions in which 2 compounds react to form 2 other compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms or ions are called what? Double displacement reactions। These are also called what? Partner exchange reaction। और मैं तो आपको बोलूंगा आप ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में सेट करके रख लो, और अगर आप
आपको याद होगा, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जाम्पल इन एन एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी कौन सा है, एक्टिविटी 1.2 अगर आपको ठीक से याद हो। So when aqueous solution of lead to nitrate is mixed with aqueous solution of potassium iodide, और ये दोनों सॉल्यूशन क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन है, जैसे ही आप मिक्स करोगे एक येलो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ये येलो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट है लेड टू आयोडाइड। तो यहां गलती से सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो नहीं करना हम लोगों को, लेड टू आयोडाइड फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा इधर, लेड टू आयोडाइड, जो कि सॉलिड होगा और वो येलो कलर्ड सब्सटेंस होगा। कैसा सब्सटेंस होगा, येलो कलर्ड सब्सटेंस। और आपको मिलेगा साथ में पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ lead to nitrate reacts with aqueous solution of potassium iodide. A yellow precipitate of lead to iodide is formed along with a clear solution of potassium nitrate. इक्वेशन आप अच्छा से नोट डाउन कर लो। कलर चेंज के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। What is the color of lead iodide precipitate? It is yellow colored substance. इक्वेशन को अच्छा से नोट डाउन करना है। तो आपने इक्वेशन नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अनदर एग्जांपल। यहां पे एग्जांपल तो वही डिस्कस किया हुआ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को साथ में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन यही डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा कि एक येलो कलर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा, लेड आयोडाइड, जो कि इंसॉल्युबल इन वाटर है, जो कि इंसॉल्युबल पोटाशियम नाइट्रेट में भी है। सो अगर दो सॉल्यूशन रिएक्ट करे और एक इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए एक सॉल्यूशन में, तो इस इंसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलेगा, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इस टाइप का रिएक्शन को। वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट इंसॉल्युबल हो जाता है तब हम लोग इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा? क्या सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होना जरूरी है? तो इसका आंसर है ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जहां डबल डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। आप देखो यहां पे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। आपको प्रोडक्ट में मिलेगा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और साथ में वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, वाटर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ क्लोराइड था, ये इसके साथ और ये इसके साथ कंबाइन हो चुका है। दैट इज डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन विदाउट प्रेसिपिटेशन। तो ये एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। क्या आप जानते हो इस टाइप का रिएक्शन के लिए एक अलग से टर्म है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बेस अगर एक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर हैविंग अ स्पेशल टर्म इन साइंस। आपको अगर पता है तो कमेंट में बताओ, ओके? मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज आपको अगर खुद को पता है, पता कर लो और कमेंट में बताओ। ये एक तरह का रिएक्शन, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है जहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होना जरूरी नहीं है। ऐसे रिएक्शन भी है जहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, ओके? इक्वेशन नोट डाउन करने के बाद बैलेंसिंग पे हमेशा ध्यान देना, बैलेंसिंग करना है आपको। और if I ask you what do you mean by the term precipitation reaction, definitions नोट डाउन कर लो। वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए इनका जानना बहुत जरूरी है।
those chemical reactions in which a solid insoluble product is formed in a solution when two or more salt solutions are allowed to react. दो salt solution को यहाँ react करवाया गया और ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर एक सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, when the reaction occurs in a liquid, the solid form, जो सॉलिड बनेगा उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, प्रेसिपिटेट। and the liquid remaining above the solid, जब रिएक्शन हो जाता है, जब रिएक्शन हो जाता है तो जो insoluble solid प्रोड्यूस होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा वेयर एट द बॉटम ऑफ द वेसल सॉलिड प्रोडक्ट, और ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, ऊपर एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। और इस सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के लिए तो टर्म हम लोग जानते हैं, दैट सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और ये ऊपर जो क्लियर सॉल्यूशन मिलता है उसके लिए भी साइंस में टर्म यूज किया गया, दैट इज व्हाट, सुपरनेटेंट। क्या टर्म यूज किया गया, सुपरनेटेंट। तो अब तक हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो मेन एक ही एग्जांपल डिस्कस किया है, क्या, aqueous solution of lead 2 nitrate reacts with aqueous solution of potassium iodide, a yellow precipitate of lead 2 iodide is formed along with a clear solution of potassium nitrate. Now I am going to discuss activity 1.10 जो कि हम लोग एज सेकेंड एग्जाम्पल यूज करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपको क्या करना है, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन कितना, 3 ml, एंड 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और मैं बता देता हूं दोनों ही क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन है। ओके, जैसे इनको मिक्स करेंगे एक व्हाइट इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दैट व्हाइट इंसॉल्युबल प्रोडक्ट इज बेरियम सल्फेट एज प्रेसिपिटेट। ओके, हम लोगों को मिलने वाला बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट और साथ में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। सो आपको तो याद रखना पड़ेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, उसका आपको कलर याद रखना ही है। सो what happens when aqueous solution of barium chloride is allowed to react with aqueous solution of sodium sulfate? We will get a white precipitate of barium sulfate along with a clear solution of sodium chloride. Formula writing बहुत important है, barium chloride BaCl2, sodium sulfate Na2SO4, barium sulfate BaSO4 and sodium chloride NaCl। आप फॉर्मूला में एक्सपर्ट कैसे हो सकते हो, by knowing about ions। इन फॉर्मूला सॉल्ट का फॉर्मूला का जानने के लिए आपको आयोन्स का इंफॉर्मेशन, वैलेंसी का इंफॉर्मेशन, क्रिस क्रॉस मेथड, ये सबको अच्छा से गो थ्रू करना है। ओके, सो आई डिस्कस सेकेंड एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं एक थर्ड एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन AQ मेंशन कर दो इधर, और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन को जब हम लोग मिक्स करेंगे, दोनों क्लियर सॉल्यूशन, दोनों क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन जैसे ही मिक्स करोगे आप, एक व्हाइट इंसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, साथ में क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। एग्जाम्पल इतने एक बार में याद नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, क्लास ओवर होने के बाद सभी इक्वेशंस को एक बार मेमोराइज करने का कोशिश करना कि वो रिएक्शन में हो क्या रहा है। Aqueous solution of sodium chloride reacts with aqueous solution of silver nitrate. White precipitate of silver chloride is formed and along with that sodium nitrate। अब तक हम लोगों को जो precipitate मिला है रिएक्शंस में, lead 2 iodide मिला है, उसके बाद बेरियम सल्फेट मिला है और इसमें सिल्वर क्लोराइड मिला है। ये तीनों ही insoluble in water। और इनका कलर क्या याद है आपको, लेड आयोडाइड का कलर कैसा था, लेड आयोडाइड का कलर येलो था। बेरियम सल्फेट का कलर का जब हम लोग बात किया, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। सिल्वर क्लोराइड इज आल्सो व्हाइट इनसॉल्युबल सॉलिड। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म along with solution of what, सोडियम नाइट्रेट। इक्वेशन अच्छा से नोट डाउन करना है आपको और एग्जाम्पल्स लर्न भी करना पड़ेगा। अब आपको मैंने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस करने थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस किया है। जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ 5 इक्वेशंस दे रहा हूँ। आपको टेक्स्ट बुक नहीं देखना है, आपको पहले का
नोट्स भी नहीं देखना। आपको क्या करना है, आपको अपना मेमोरी पावर, अपना ब्रेन यूज करना है और इनका प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना है। आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप 5 मिनट में ये करने का कोशिश करो, याद आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इन सब के आंसर्स बताने जा रहा हूँ। आप लेकिन ट्राई एक बार कर लेना, 5 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, देन यू कैन कंपेयर योर आंसर। तो अब तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं आंसर। आपको इस तरह से इक्वेशंस मेमोराइज भी करना पड़ सकता है, पड़ेगा एक्चुअली। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेस मिथाइल अल्कोहल व्हिच इज अ लिक्विड। मिथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। आपको ये सब रिएक्शंस के क्या करने, अगर हो सकता है फिजिकल स्टेट के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, मिथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड। उसके बाद आपको इक्वेशन बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 2 लिखने से इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सॉल्ट को अगर हीट किया जाए तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 solid, you will get sulfur dioxide gas and you will get sulfur trioxide gas। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां मैं देख रहा हूं आयरन 1 है, इधर आयरन 2 है, आयरन को 2 किया, सल्फर इधर 2 हो गया, सल्फर यहां 1 and 1 2 है, ऑक्सीजन यहां 2 4 जा 8 है, यहां ऑक्सीजन 3 2 5 3 8। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब लेड नाइट्रेट सॉल्ट को जब हीट करेंगे वी विल गेट लेड 2 ऑक्साइड। मैं फॉर्मूला यहां पे विद वैलेंसी वाला याद रखता हूं। नाम कैसे? लेड 2 ऑक्साइड होने से हम लोग को याद हो जाता है लेड का वैलेंसी 2 यूज करना है, ऑक्साइड का वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला PbO, साथ में ये सॉलिड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ओके, अब इस इक्वेशन का बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पे लेड 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन को 2 किया, ऑक्सीजन यहाँ पे 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 4 5 2 7, तो ये बैलेंस हुआ नहीं, 2 को हटा दिया मैंने। अब जब आप ऐसे इक्वेशन में फंस जाते हो तब आपका हिट एंड ट्रायल मेथड में करना क्या है, आपको दिमाग लगाकर किसी एक कोफिशिएंट को रेज करना होगा, उसका नंबर को इंक्रीज करना होगा। पहले यहाँ लेड के सामने कोई नंबर नहीं, मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है यहाँ पे। अब मैं एक बार 2 करके देखता हूँ, लेड 2 हो गया, लेड 1 है 2 कर दिया, नाइट्रोजन यहाँ पे 4 2 2 4 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है 4 कर दिया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 2 जा 12, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 10 2 12। इक्वेशन बैलेंस हो गया। Aqueous solution of lead 2 nitrate reacts with aqueous solution of potassium iodide, one of the most important equation we have already discussed today। We will get lead 2 iodide। मैंने आपको बार बार बोला है वैलेंसी के साथ लर्न करोगे तो फायदे में रहोगे। लेड कॉपर आयरन रिलेटेड कंपाउंड को, ये सॉलिड, क्या आपको याद है इस प्रेसिपिटेशन का कलर कैसा है? इसका कलर येलो कलर्ड सब्सटेंस, और साथ में आपको मिलेगा पोटाशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। ओके, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ आयोडीन 2 है, 2 लिखा, पोटाशियम इधर 2 हो गया, पोटाशियम को 2 कर दिया, नाइट्रेट या नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गया, लेड 1 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ आयरन जो है वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए आयरन को रेड हॉट कंडीशन में ले रहे हैं हम लोग, और इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद स्टीम। Steam is passed over red hot iron, we will get ferroso-ferric oxide, we'll get ferroso-ferric oxide and hydrogen gas। ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड है। आयरन का ऑक्साइड आप जानते हो फेरस ऑक्साइड FeO होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है, और
दोनों का मिक्स कर देने से Fe3O4 इट इज फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ओके, अब बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। इधर इधर ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 1 4 कर दिया, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन को 8 कर दिया, आयरन 3 है, आयरन 3 इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको चैप्टर 1 में एक्सपर्ट होने के लिए इक्वेशन राइटिंग में एक्सपर्ट होना है, बात मेरा मान लो आप। तो फोकस करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो और क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।